प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे 11वीं कक्षा की हिंदी, और जिसमें हम रीतिकाल के अंतिम कवि, जो कि बहुत प्रसिद्ध कवि रहे हैं, पद्माकर जी के कवित्व पढ़ेंगे, जो कि आपकी पुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में पद्माकर जी के 3 कवित्व दिए गए हैं, जिनका हम पहले परिचय देखेंगे, उसके बाद उसका प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे और उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कवित्व के परिचय देखते हैं। पहले पद में पद्माकर जी ने बसंत ऋतु की मादकता का वर्णन किया है। उनके अनुसार बसंत के आगमन पर प्रकृति, मनुष्य और विहग समाज में अद्भुत परिवर्तन आते हैं। सजीव और निर्जीव वस्तुओं में भी प्राणदायी चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। दूसरे पद में पद्माकर जी होली के अवसर पर गोकुल गांव के उत्साह के बारे में बताते हैं। सभी लोग मस्ती में डूबे हुए हैं, कोई किसी के गुण और अवगुण नहीं देखता है। तीसरे पद में कवि सावन महीने के बारे में बताते हुए कहते हैं कि सावन के महीने में प्रकृति बहुत सुहावनी लगती है। भंवरों का गुंजार, मोरों का शोर और चारों ओर झूले ही झूले पड़े हुए दिखाई देते हैं। इस मौसम में हृदय से अहंकार समाप्त हो जाता है और प्रेम उमड़ने लगता है। पहला पद देखते हैं। औरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भौर, औरे डोर झोरन पे बोरन के वह गए। कहे पद्माकर सु औरे भांति गलियानी, छलिया छबीले छैल और औरे छवि छवै गए। औरे भांति बिहग समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतुराज के न आज दिन द्वै गए। औरे रस औरे रीति औरे राग औरे रंग, औरे तन औरे मन औरे बन वह गए। शब्दार्थ इसके शब्दार्थ देखते हैं। औरे अर्थात और ही तरह, भीड़ भीड़, भौर भंवरे, डौर आकार, झोरन गुच्छे, छबीले सुंदर, छवै गए छा गए, बिहग पक्षी। इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में से रीतिकालीन कवि पद्माकर जी द्वारा लिखित पदों में से लिया गया है। इस पद में पद्माकर जी ने बसंत ऋतु आने पर प्रकृति में होने वाले अद्भुत परिवर्तन का वर्णन किया है। व्याख्या देखते हैं। इसमें कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु आने पर वृक्षों के झुंडों में भंवरों की गुंजार अब पहले से बिल्कुल भिन्न प्रकार की है, अर्थात भंवरों में अधिक मस्ती दिखाई दे रही है। आम के वृक्षों पर बोर का आकार भी पहले जैसा नहीं रहा, वे और भी अधिक बड़े और सुगंधित हो गए हैं। कवि कहते हैं कि अब तो गांव की गलियां भी भिन्न प्रकार की दिखाई दे रही हैं और उन गलियों में घूमने वाले युवक और सुंदर दिखाई दे रहे हैं। उनमें और अधिक मस्ती और उत्साह दिखाई दे रहा है। पक्षी भी अलग तरह से आवाज़ें निकाल रहे हैं, अर्थात पक्षी मस्ती में आकर और अधिक मधुर आवाज़ें निकाल रहे हैं। कवि पद्माकर कहते हैं कि अब तो बसंत को आए 2 ही दिन हुए हैं। 2 ही दिनों में प्रकृति में यह परिवर्तन हो गया है। बसंत ऋतु के आने पर वनस्पतियों में और ही प्रकार का रस, और ही प्रकार की रीति, और ही प्रकार का राग और रंग, और ही प्रकार की तन मन में मस्ती, और वन भी और ही प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, अर्थात चारों ओर हरियाली छाई हुई है और अधिक सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे हैं। विशेष देखते हैं। भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग है। शब्दावली तत्सम शब्दावली का प्रयोग है। अलंकार औरे शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भीर भौर छलिया छबीले छैल में अनुप्रास अलंकार है। दूसरा देखते हैं। गोकुल के कुल के गली के गोप, गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के, जो लगी कछु को कछु भाखत भने नहीं। कहे पद्माकर परोस पिछवारन के, द्वारन के दोरी गुण अवगुण गने नहीं। तो लो चलित चतुर सहेली याही को कहू, नीके के निचोरे ताही करत मने नहीं। हो तो श्याम रंग में चुराई चित चोरा चोरी, बोरत तो बोरियों पे निचोरत बने नहीं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 में से रीतिकालीन कवि पद्माकर जी द्वारा लिखित पदों में से लिया गया है। इसके शब्दार्थ देखते हैं। कुल
वंश गोप ग्वाले गाउन गांव भाखत कहना भने वर्णन करना नीके अच्छी निचोरे निचोड़ना ताही उसे श्याम रंग कृष्ण के रंग बोरत डुबाना। इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में से रीतिकालीन कवि पद्माकर जी द्वारा लिखित पदों में से लिया गया है। कवि पद्माकर ने इस पद में होली के अवसर पर गोकुल गांव के दृश्य का वर्णन किया है। व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं कि गोकुल में, गलियों में, ग्वालों में, गांवों में सब लोग होली के अवसर पर कुछ ना कुछ करते हैं। वे कब क्या करेंगे यह कहना कठिन है। पद्माकर जी कहते हैं कि होली के अवसर पर पड़ोस में, घर के पिछवाड़े में, सामने दरवाजे पर हर कहीं लोग होली की मस्ती में डूबे हैं और कोई किसी के गुण अवगुण नहीं गिनता है। अर्थात गोकुल में सभी एक दूसरे की कमियों को भुलाकर होली खेल रहे हैं। पद्माकर जी कहते हैं कि एक सखी होली के रंग में भीगे वस्त्र पहनी थी। दूसरी उसकी एक चतुर सखी ने उसके गीले कपड़े निचोड़ने के लिए कहा, परंतु गोपी ने वस्त्र निचोड़ने से मना कर दिया। वह कहने लगी कि मैं तो श्याम के रंग में डूब चुकी हूँ। श्याम ने चोरी चोरी मेरा हृदय चुरा लिया है और मुझे अपने रंग में रंग दिया है। मैं श्याम के रंग में डूब चुकी हूँ। अब मुझसे यह रंग छुड़ाए नहीं छूटेगा। मैं इस रंग को निचोड़कर उतारना नहीं चाहती हूँ। विशेष देखते हैं। भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग है। माधुरी गुण की प्रधानता है। माधुर्य गुण की प्रधानता है। शब्दावली तत्सम तद्भव तथा देशीय शब्दों का प्रयोग है। अलंकार श्याम रंग में श्लेष अलंकार है। चलित चतुर और चुराई चित चोरा चोरी में अनुप्रास अलंकार है। तो चलिए अब तीसरे कवित्व की तरफ चलते हैं। भोरन को गुंजन बिहार बन कुंजन में मंजुल मलारन को गावनो लगत है। कहे पद्माकर गुमान हूँ ते मान हूँ ते प्राण हूँ ते प्यारो मन भावनो लगत है। मोरन को सोर घन घोर चहु ओरण हिंडोरन को बृंद छवि छावनो लगत है। नेह सर सावन में मेह बर सावन में झूली बो सुहावनो लगत है। शब्दार्थ देखते हैं। गुंजन गुंजार बिहार घूमना, कुंजन वृक्षों लताओं का समूह, गुमान अभिमान या गर्व, मन भावनो मन को भाने वाला, बृंद गिरोह दल या टोली, छावनो छाया हुआ, सरसावन फैलना। प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में से रीतिकालीन कवि पद्माकर जी द्वारा लिखित पदों में से लिया गया है। इसमें कवि ने वर्षा ऋतु में झूला झूलने के आनंद के बारे में बताया है। कवि कहते हैं कि वनों में वृक्षों के झुंडों में घूमते हुए गुंजार करते हुए भंवरों की आवाज ऐसे लगती है मानो सुंदर मल्हार राग गाया जा रहा है। पद्माकर कवि कहते हैं कि यह राग गर्व से, मान से, प्राणों से भी अधिक सुंदर और मन को मोहने वाला लगता है। इस मौसम में मनुष्य का अभिमान अपने आप ही छूट जाता है और हृदय में प्रेम अनायास ही उमड़ने लगता है तथा ऊंच नीच का भाव नष्ट हो जाता है। रूठी हुई प्रेमिका भी इस मौसम में अपना अभिमान त्यागने को विवश हो जाती है। चारों ओर मोरों की आवाजें आ रही होती हैं। ऐसे मौसम में झुंड के झुंड झूलों पर झूलना बहुत ही शोभा देता है। जब प्रेम विकसित हो रहा हो, वर्षा पड़ रही हो, सावन का महीना हो, तो झूलों पर झूलना सचमुच बहुत अच्छा लगता है। अब इसका विशेष भी देख लेते हैं। विशेष ब्रज भाषा का प्रयोग है। शब्दावली तत्सम तद्भव देशज शब्दों का प्रयोग है। अलंकार है बिहार बन मंजुल मलारन प्राणहू ते प्यारों में अनुप्रास अलंकार है। मंजुल मलारन को गावनो लगत है में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब इसके प्रश्न अभ्यास की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, पहले पद में कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है? इस ऋतु में प्रकृति में क्या परिवर्तन होते हैं? उत्तर है, पहले पद में पद्माकर जी ने बसंत ऋतु आने पर प्रकृति में होने वाले अद्भुत परिवर्तन का वर्णन किया है। बसंत ऋतु आने पर वृक्षों के झुंडों में भंवरों की गुंजार में अधिक मस्ती दिखाई दे रही है। आम के वृक्षों पर बौर अधिक बड़े और सुगंधित हो गए हैं। पक्षी मस्ती में आकर और अधिक मधुर आवाजें निकाल रहे हैं। गांव की गलियां और उन गलियों में घूमने वाले सुंदर युवकों में और अधिक मस्ती और उत्साह दिखाई दे रहा है।
दूसरा प्रश्न देखते हैं, इस ऋतु में प्रकृति में क्या परिवर्तन होते हैं? उत्तर है, बसंत ऋतु के आने पर प्रकृति के साथ साथ मनुष्य के तन मन में भी नव जीवन का संचार हो जाता है। बसंत ऋतु आने पर वृक्षों के झुंडों में भंवरों की गुंजार में अधिक मस्ती दिखाई दे रही है। आम के वृक्षों पर बौर अधिक बड़े और सुगंधित हो गए हैं। पक्षी मस्ती में आकर और अधिक मधुर आवाजें निकाल रहे हैं। गांव की गलियां और उन गलियों में घूमने वाले सुंदर युवकों में और अधिक मस्ती और उत्साह दिखाई दे रहा है। तीसरा प्रश्न है, औरे की बार बार आवृत्ति से अर्थ में क्या विशिष्टता उत्पन्न हुई है? उत्तर है, औरे शब्द की पुनरुक्ति से बार बार आने से बसंत ऋतु के आने से पहले तथा बसंत ऋतु के आने पर प्रकृति, विहग समाज और मनुष्यों के समाज में आने वाले परिवर्तनों की तीव्रता को प्रकट किया है। चौथा प्रश्न है, पद्माकर के काव्य में अनुप्रास की योजना अनोखी बन पड़ी है। उक्त कथन को प्रथम पद के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, पद्माकर जी ने अपने काव्य में स्थान स्थान पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग करके काव्य में नाद सौंदर्य को बढ़ाने का प्रयास किया है। उदाहरण निम्नलिखित है, भीर भौर में अनुप्रास अलंकार है, छलिया छबीले छैल में अनुप्रास अलंकार है, चलित चतुर और चुराई चित चोरा चोरी में भी अनुप्रास अलंकार है, और बिहार बन मंजिल मलारण पराणहु ते प्यारों में भी अनुप्रास अलंकार है। आगे देखते हैं, पांचवा प्रश्न है, होली के अवसर पर सारा गोकुल गांव किस प्रकार रंगों के सागर में डूब जाता है? दूसरे छंद के आधार पर लिखिए। उत्तर है, होली के अवसर पर गोकुल गांव के पड़ोस में, घर के पिछवाड़े में, सामने दरवाजे पर हर कहीं लोग होली की मस्ती में डूबे हैं और कोई किसी के गुण अवगुण नहीं गिनता है। गोकुल में सभी एक दूसरे की कमियों को भुलाकर होली खेल रहे हैं। इतने में एक सखी होली के रंग से भीगे वस्त्र पहनी थी। उसकी एक चतुर सखी ने उसे गीले कपड़े निचोड़ने के लिए कहा, परंतु गोपी ने वस्त्र निचोड़ने से मना कर दिया। वह कहने लगी कि मैं तो श्याम के रंग में डूब चुकी हूँ, अब मुझसे यह रंग छुड़ाए नहीं छूटेगा। मैं इस रंग को निचोड़कर उतारना नहीं चाहती हूँ। छठा प्रश्न है, कृष्ण प्रेम में डूबी गोपी क्यों श्याम रंग में डूबकर भी उसे निचोड़ना नहीं चाहती? उत्तर, गोपिका कहती है कि मैं तो श्याम के रंग में डूब चुकी हूँ। श्याम ने चोरी चोरी मेरा हृदय चुरा लिया है और मुझे अपने रंग में रंग दिया है। मैं श्याम के रंग में ही डूब चुकी हूँ, अब मुझसे यह रंग छुड़ाए नहीं छूटेगा। मैं इस रंग को निचोड़कर उतारना नहीं चाहती हूँ। सातवां प्रश्न है, पद्माकर ने किस तरह भाषा शिल्प से भाव सौंदर्य को और अधिक बढ़ाया है? उदाहरण लिखिए। उत्तर है, पद्माकर भाषा शिल्पी थे। उन्होंने अपने काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। उनके काव्य में माधुर्य गुण की प्रधानता है। श्रृंगारिकता और वीर रस इनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। पद्माकर ने कवित्व और सवैयों का अधिक प्रयोग किया है और शब्द की पुनरुक्ति से काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग करके काव्य में नाद सौंदर्य को बढ़ाने का प्रयास किया है। भीर भौर छलिया छबीले छैल में अनुप्रास अलंकार है। चलित चतुर और चुराई चित चोरा चोरी में अनुप्रास अलंकार है। मंजुल मलारण को गावनो लगत है में उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा शिल्प के कारण उनके काव्य के भाव सौंदर्य की शोभा और अधिक बढ़ गई है। आठवां प्रश्न है, पद में कवि ने सावन ऋतु की किन किन विशेषताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है? उत्तर है, कवि कहते हैं कि वृक्षों के झुंडों में गुंजार करते हुए भंवरों की आवाज ऐसे लगती है मानो सुंदर मल्हार राग गाया जा रहा है। चारों ओर मोरों की आवाजें आ रही होती हैं। सावन महीने में चारों ओर झूले ही झूले पड़े हुए दिखाई देते हैं। इस महीने में हृदय में अत्यधिक प्रेम उमड़ कर आता है। ऐसा प्रतीत होता है सावन महीने में वर्षा के साथ साथ मानो प्रेम की भी वर्षा होती है। नौवां और अंतिम प्रश्न है, गुमान हूँ ते मान हूँ तय में क्या सौंदर्य छिपा है? गुमान हूँ अर्थात घमंड तथा मान हूँ अर्थात अभिमान। सावन के महीने में मनुष्य का अभिमान अपने आप ही छूट जाता है और हृदय में प्रेम अनायास ही उमड़ने लगता है। ऊंच नीच का भाव नष्ट हो जाता है। रूठी हुई प्रेमिका भी इस मौसम में अपना अभिमान त्यागने की को विवश हो जाती है। तो बच्चों, ये रहे आपके पद्माकर जी के 3 कविता जो आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं। बच्चों, मैंने इसको
बड़ा आसान करने की कोशिश की है ताकि आपको आराम से याद हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छे ढंग से आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।